महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए बीजेपी आध्यात्मिक अघाड़ी करेगी राष्ट्रव्यापी शंखनाद आंदोलन। जन्माष्टमी के दिन से शुरू होगा आंदोलन। मंदिर हम खुलवाएंगे, धर्म को न्याय दिलाएंगे का होगा नारा। सर्वदलीय मीटिंग में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं, अपने लोगों को निकालने में जुटी है सरकार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 15 साल के हिंदू लड़की ने लगाई फांसी। युवती ने सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार है रुस्तम अली, पिताजी आप बदला जरूर लेना। और काबुल से 80 किलोमीटर दूर हुंकार भर रहे पंशीर घाटी के शेर, कहा किसी भी कीमत पर तालिबान आतंकियों के सामने नहीं डालेंगे हथियार, जंग रहेगी जारी। अफगानिस्तान में फंसे विदेशी नागरिकों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी में नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आए दिन नक्सलवादी घटनाएं सामने आती रहती है। इसी कड़ी में सुदर्शन न्यूज के पत्रकार ने नक्सलवाद और नशे के मुद्दे पर मिर्जापुर के डीआईजी से खास बातचीत की। देखिए खास बातचीत। की सीमाएं 4 प्रदेशों से लगी हुई हैं, जहां पे नक्सलवाद और नशा का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी मिर्जापुर हैं सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सोनभद्र के साथ साथ मिर्जापुर में इस तरह से नक्सलवाद की समस्याएं रही हुई हैं और जब से यहाँ से सीआरपीएफ के हटे हुए तब से नक्सलवाद की मूवमेंट काफ़ी बढ़ गई है। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नक्सलवाद सोनभद्र मिर्ज़ापुर दोनों जनपद नक्सल प्रभावित एरिया में पहले से क्लासिफाइड थे। और ये बात आपकी सही है कि आसपास स्टेट्स में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार आदि क्षेत्र में नक्सल की काफ़ी मूवमेंट रही है। हमारी नज़र उस पर है और अभी हाल फिलहाल में एक प्रदेश के पास में एक घटना भी हुई थी, हमें इसका संज्ञान है। जी। उसके अंदर में हमारी रणनीति ये है कि हम लगातार उस पर कॉम्बिंग कर रहे हैं। हमारे एसपी, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपीज, थानाध्यक्ष सब साथ में मिलकर कॉम्बिंग कर रहे हैं, जिससे कि कोई जो किसी प्रकार का मूवमेंट है उस पर रोक लगाई जा सके। इंटर स्टेट हम लोग बॉर्डर मीटिंग कर रहे हैं अपने उस तरफ पार अधिकारियों के साथ में, जिससे कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर कर सकें और नक्सल के किसी भी प्रकार के मूवमेंट या इंफॉर्मेशन है उसके साथ में मिलकर ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशंस भी किए जा सकें। सर, इस ऑपरेशन में अब यहाँ से सीआरपीएफ चली गई है तो पुलिसिंग में आपके सिर्फ पास पुलिस है, तो उसमें आपको दोबारा सीआरपीएफ को बुलाने की नौबत दिख रही है? देखिए, सीआरपीएफ एक हमारा हेल्पिंग हैंड जरूर है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में वहाँ पर पीएसी की कंपनियाँ जो कि डीजी रिज़र्व और रेंज रिज़र्व और जोन रिज़र्व की जो पीएसी कंपनियां हैं, हम उससे भी उसका लगातार कॉम्बिंग करवा रहे हैं। सर, जो सोनभद्र मिर्जापुर सहित जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पे इस समय तेज़ी से नशे के कारोबार काफ़ी फल फूल रहे हैं। इसको रोकथाम के लिए सर किस तरह से यहाँ पे आपकी बात मेरे संज्ञान में आई है। मैं कल वहीं सोनभद्र में निरीक्षण में था। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताया। मैंने एसपी सोनभद्र से कहा है कि इस पर एक रणनीति बनाए जिससे कि हमारे जो नवयुवक हैं उनका भागीदारी कम हो, उनको मेन स्ट्रीम के अंदर में लाया जाए और जो उसके अंदर में जो एनडीपीएस के अंदर में जो नशे का कारोबार करते हैं, केवल छोटी मछलियाँ नहीं बड़ी मछलियों को भी पकड़ा जाए, जो कि ये काम करवाती हैं। कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सब चीज़ें निकलवा कर उनके खिलाफ में गैंगस्टर और एनएसए के अंदर में कार्रवाई की जाए, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।
सर अभी अलीगढ़ सहित वहाँ पे कच्ची शराब से तकरीबन 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जबकि यहाँ पे आदिवासी बहुल होने की वजह से यहाँ पे महुए की खेती, महुए के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे हर घर में आज कच्ची शराबें बनती हैं। तो इस पे सर कैसे कंट्रोल करें कि अलीगढ़ जैसे यहाँ घटनाएं सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में ना हो? देखिए, अलीगढ़ और आगरा के अंदर में कुछ घटनाएं हुई हैं, उसी की दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और शासन की तरफ से एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान के अंदर में अवैध शराब, कच्ची शराब की हमने जगह जगह पर रेड्स की और रेड करने के बाद में लगभग 1500 लीटर और लहन भी काफ़ी मात्रा में उसको नष्ट कराया गया। इसके साथ हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस दोनों साथ में मिलकर, प्रशासन भी साथ में मिलकर निसंदेह इसके अंदर में रोक लगाएगा। सर जैसे जब कार्रवाई होती है, निसंदेह पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई करने के बाद 15-20 दिन, 1 महीने वो कारोबार बंद होता है, उसके बाद वो पुनः स्टार्ट हो जाता है। इस पर सर उसको परमानेंट बंद होने के लिए सर क्या कार्रवाई की है? देखिए, इसके अंदर में 2 तरह से कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि क्रिमिनल अगर कोई क्रिमिनलिटी के साथ में काम कर रहा है तो उसके ऊपर में पुलिस का द्वारा एक्शन, जिसके अंदर में हम लोग उसके अंदर में अवैध शराब का सीजर, गैंगस्टर के अंतर्गत में कार्रवाई, उनकी संपत्ति का जब्तीकरण आदि, ये सब कार्रवाई जो कि पुलिस के दृष्टिकोण से होनी है वो कराई जाने आवश्यक है। साथ ही साथ एक सामाजिक दृष्टि से उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमारे प्रयास भी जारी होने चाहिए, जिससे कि दूसरे रोज़गार के विकल्प उनके पास में हो, जिससे कि ये शराब का जो धंधा है उससे हटकर वो मेन स्ट्रीम के अंदर में आए। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसके अंदर में हमें लगने की आवश्यकता है। तो वहीं यूपी सरकार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सहारनपुर पुलिस ने एक स्पेशल अभियान के तहत जिले के चर्चित शराब माफिया शोभाराम की अवैध कामों से अर्जित की गई 25 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को अब जब्त कर लिया है और साथ ही वहां सरकारी कब्जे का बोर्ड भी लगा दिया गया है। इसके अलावा अवैध शराब, हथियारों और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे 25 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और साथ ही पुलिस ने सभी अपराधियों की कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनपद में गैंगस्टरों की संपत्ति लगातार जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल एक शोभाराम जो बहुत बड़ा शराब माफिया था, उसने काफ़ी शराब के अवैध कामों से उसने काफ़ी संपत्ति अर्जित कर ली थी, जिसमें उसके गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत उसका करीब 410 वर्ग मीटर का प्लाट था। उसकी अगर कीमत देखें तो करीब 25 लाख आकी जा रही है। उसको उसके जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हम ऐसे तमाम माफिया और गैंगस्टर तत्वों को चिन्हित करके लगातार उनके खिलाफ अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को जब्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। अब खबर बरेली से है, जहां बरेली से मुंबई जा रही फ्लाइट में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है। यह बताया जा रहा है कि युवक फर्जी नाम और पता से फ्लाइट में यात्रा कर रहा था। तो वहीं यात्रा के दौरान ही एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद संदिग्ध युवक की तलाशी ली गई तो 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड भी युवक के पास से जब्त किया गया है। फिलहाल पकड़े गए संदिग्ध युवक को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इज्जत नगर पुलिस को सौंप दिया है। तो वहीं युवक से अब पूछताछ जो है वो जारी है। एक व्यक्ति जिसका नाम असलम इस्माइल माला है, जो कि अंधेरी ईस्ट, नवी मुंबई, महाराष्ट्र का रहने वाला है। इस व्यक्ति के द्वारा फर्जी आधार कार्ड एवं फर्जी पैन कार्ड का प्रयोग करके बरेली सिविल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए यात्रा करने का प्रयास किया गया। सुरक्षा विभाग में लगे जो जांच करने वाला अधिकारी हैं, उनके द्वारा शक होने पर इनसे गहन पूछताछ। तो वहीं बरेली में 5 महीनों की गर्भवती महिला से दुष्कर्म करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको ये बताएं कि महिला के पति के दोस्तों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये बताया जा रहा है कि शाम में महिला के घर में पति के साथ उनके 3 दोस्त मिलने आए थे, जिसके बाद महिला के पति के साथ मिलकर तीनों दोस्तों ने खाना खाया और जमकर उसे शराब पिला दी। तो वही मामला, महिला का पति जो है जब किसी काम से दिल्ली के लिए निकल गया तो उसके दोस्तों ने रात में महिला के घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला के गर्भवती होने के कारण उसकी हालत खराब हो गई तो तीनों आरोपी मौका देखकर फरार हो गए। तो वहीं महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग उसके घर आ गए, जिन्होंने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है और महिला के पति और पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की तरफ से आरोपियों की तलाश अभी जारी है।
विशारदगंज के ग्राम सिसौना में एक महिला ने अपने पति के 3 दोस्तों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में थाना विशारदगंज में उनकी तहरीर पर 376D तथा 452 IPC में 2 नामजद तथा एक अज्ञात दोस्त पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन्वेस्टिगेशन से बात प्रकाश में आई है कि घटना वाले दिन पति के साथ तीनों दोस्त खाना खाए थे और वहां पर दारू पिए थे। उसके बाद पति अपने एक दोस्त के साथ जो नामजद है उसके साथ दिल्ली चला गया था और दूसरा दोस्त उसे घर पर ही रोक गया था। तीसरा दोस्त जो है वो। अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बदमाशों ने तमंचों की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये बताएं कि एक घर में 4 बदमाश घुस गए और साथ ही बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को हाथ और पैर उनके बांध दिए और तमंचे की नोक पर नकदी और जेवरात लूट कर मौके से वे फरार हो गए। तो वहीं ये वारदात घर में लगे CCTV फुटेज में कैद हो गई है। CCTV फुटेज के आधार पर वारदात को अंजाम देने में एक महिला समेत 3 युवक शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जो है वो दिन निकले पाए। कौन कौन थे लोग? ये संज्ञान में आया है। आज सुबह लगभग 6:15 और 6:30 के बीच में एक कार से 3 पुरुष 1 महिला उतरे और एक वृद्धा रहती है मकान में। उनके साथ उनका एक दिव्यांग पुत्र रहता है। वृद्धा की उम्र लगभग 75 साल के आसपास है और उनके घर में महिला ने प्रवेश किया। महिला ने कहा कि टॉयलेट यूज़ करना है और झांसा दे करके इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद तीनों पुरुष सदस्य अंदर आए। आने के बाद उन्होंने इनके घर में रखा हुआ 50,000 का कैश और कुछ आभूषण जो 10 लाख के आसपास की कीमत का बताया जा रहा है इनके द्वारा, वो लिया और वहाँ से। तो वहीं चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में शिव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। ये बताएं कि 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गए। ये बताया जा रहा है कि जब पुजारी मंदिर की पूजा पाठ कर रात में अपने घर चले गए, तभी घात लगाए चोरों ने भोलेनाथ के ऊपर विराजमान चांदी के सर्प मुकुट, चांदी के पंचपात्र मुकुट चोरी कर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुजारी से मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। फिलहाल ग्रामीणों ने सुदर्शन न्यूज से शिव मंदिर में हुई चोरी को लेकर आवाज उठाने की बात कही है, जिससे चोर गिरोह का पर्दाफाश हो सके। तो वहीं अब खबर कानपुर से है, जहां थाना बेकनगंज के रिजवी रोड पर स्थित एक मकान की छत ढह गई है। हादसे में दंपति समेत 2 बच्चे दब गए हैं। तो वहीं चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने दबे हुए दंपति और उनके 2 बच्चों को बाहर निकाल लिया है और एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है और साथ ही महिला की पति की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। देखिए, आज एक बहुत ही दुखद और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें बेकनगंज थाने में एक 3 मंजिला मकान, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी छत का हिस्सा गिरा, जिसके मलबे में के नीचे एक ही परिवार के 4 लोग पति पत्नी और उनका बेटा और उनकी बेटी दब गए, जिसमें तुरंत हमारी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उनको मलबे से निकाल करके उर्सुला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पत्नी, उनके बेटे और जो उनकी बेटी है उसको मृत घोषित कर दिया गया। तीनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। तो वहीं ललितपुर में प्रशासन की अनदेखी और बोर्ड से नंबर न मिलने पर गुस्साए छात्रों ने राजकीय इंटर कॉलेज में तालाबंदी कर दी है। आपको ये बता दें कि सत्र 2020-21 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से प्रमोट किए गए 877 छात्र ऐसे हैं जिनकी अंक तालिका पर अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर छात्र पिछली 10 अगस्त से धरना प्रदर्शन और आंदोलन लगातार कर रहे हैं। अपनी इसी मांग को लेकर गुस्साए छात्रों ने NSUI के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कॉलेज में पहुंचकर तालाबंदी करते हुए प्रधानाचार्य को उनके कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद मामले का समाधान करने पुलिस अपर जिलाधिकारी कॉलेज पहुंचे और साथ ही छात्रों को समस्याओं का समाधान देने का आश्वासन दिया। हम लोग घंटाघर पर
8 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्रों की अंक पर अंक नहीं आ पाए। ना तो DIS इसको लेकर गंभीर है, ना ही जिला प्रशासन की कानों में दूर है। हम सभी की मांग है जल्द से जल्द छात्रों की अंक तालिकाओं पर अंक आए। इसी के लिए आज हम लोगों ने विद्यालय प्रशासन की तालाबंदी की है, विद्यालय प्रशासन का काम बंद किया है। तो वहीं यूपी के ललितपुर में पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से ऑनलाइन सट्टा माफियाओं का पर्दाफाश कर एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया है। आपको ये बताया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना से ये सूचना मिली थी कि क्षेत्र में सट्टा माफिया घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 4 सट्टा माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पकड़े गए सट्टा माफियाओं के मोबाइल फोन को जब खोलकर देखा गया तो ऑनलाइन सट्टा से संबंधित वेबसाइट खुली मिली और यूजर्स अकाउंट लॉगिन भी मिले, जिसके जरिए वो लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलाया करते थे। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विकास जैन नाम का एक व्यक्ति जो कि सट्टा लोगों को खिलवाता है, उसके बारे में और उसके 2 साथियों के बारे में सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना पर SOG टीम के द्वारा, सर्विलांस टीम के द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। इन 3 लोगों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और 2800 रुपये बरामद हुए। इन मोबाइल फ़ोन्स में ये एक वेबसाइट के माध्यम से होने वाले मैचेस, स्पोर्ट्स के इवेंट पर बेटिंग करवाते थे। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरह की वेबसाइट इन्होंने बना रखी थी, जो कि एजेंट क्लाइंट रिलेशनशिप पे काम करती थी। इसमें ये एजेंट्स थे, ये अपने अंदर IDs बना करके लोगों को खिलवाते थे और इसी चीज़ को लेकर के इन पर आज अभियोग पंजीकृत। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में जिहादियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली से हरिद्वार जा रहे श्रद्धालुओं को लिफ्ट देने के बहाने तमंचे के बल पर जिहादियों ने लूट की है। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली से आ रहे श्रद्धालुओं को जिहादियों ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया और साथ ही कुछ देर बाद ड्राइवर ने श्रद्धालुओं को तमंचा दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया और फिर वो मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने बदमाशों को धर लिया। इसी बीच शातिर बदमाश इमरान और जान मोहम्मद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में राजनीति में भूचाल आ गया है। आपको ये बता दें कि मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे के आरोपियों को सजा देने का ऐलान हो सकता है। मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को युवती से छेड़छाड़ के चलते पीड़िता के 2 भाइयों ने आरोपियों की पिटाई कर दी थी, जिसके विरोध में मौके पर इकट्ठा हुए समुदाय की भीड़ ने दोनों भाइयों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं इलाज के दौरान छेड़छाड़ के आरोपी शहनवाज की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद जनपद में हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोगों में कड़वाहट पैदा हुई और पंचायतों का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तो वहीं कोर्ट में 8 साल से चल रहा ये मामला अभी चल रहा है। हालांकि अब इस मामले में कोर्ट से आरोपियों को सजा का ऐलान अब किया जा सकता है। भाई साहब, वो कवाल के सिलसिले में वो हमारे वो चल रहे हैं, तारीख चल रही है। तो अब यह है कि अब ऐसा है कि जो भी मतलब ये कि अदालत का फैसला होगा, मानने होगा, सलाखों पर होगा और हमें इंसाफी की उम्मीद है और यही दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ। अब मेरे साथ चूँकि एक बहुत सीरियस पेशेंट है, थोड़ा मुझे उनके पास जाना है। 2013 में जो शहीद चौक पर पंचायत हुई थी, वही ADJ 4 के यहाँ साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है, उसी में सब लोग हाजिर हुए थे। कितने लोग आए थे? आज 10 लोग इसमें हम नामजद हैं, 7 लोग आज इसमें हाजिर हुए थे और पहली तारीख इसमें लग गई। पहली तारीख को इसमें चार्ज बनेगा। अच्छा, आज क्या हुआ है? आज साहब ने सुनवाई की है, 3 लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए आज चार्ज नहीं बन पाया। पहली तारीख को सब लोग उपस्थित होंगे, उस दिन चार्ज बनेगा और उसी दिन सब पे निर्धारित होगा किसका क्या मामला था। ये वही है जो अब से 8 साल पहले शहीद चौक पर पंचायत हुई थी 2013 के दंगे से पहले, और पूरी उम्मीद है सब लोग इसमें बेगुनाह। सोनभद्र से है, जहां पुलिस उप महानिदेशक रामकृष्ण भारद्वाज अपने 1 दिवसीय दौर पर सोनभद्र आए हैं। आपको ये बता दें कि पत्रकारों के साथ हुई बैठक में उन्होंने जनपद की समस्याओं का समाधान करने की बात की। इसी के साथ उन्होंने नशे के कारोबार पर रोक लगाने की बात करते हुए नक्सलवाद खत्म करवाने की बात भी की है।
देखिए, आज मेरा जनपद सोनभद्र में आगमन हुआ है। यहाँ पर पुलिस विभाग से संबंधित जो क्राइम मीटिंग है, क्राइम की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जो शासन की प्राथमिकता है, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग, उस पर हमारा जोर देते हुए उसकी समीक्षा की जा रही है। तो वहीं यूपी के सुल्तानपुर पुलिस ने झारखंड से लापता हुए युवक को उसके मां पिता के साथ पास सकुशल लौटा दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले युवक अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला था, जिसके बाद युवक ने अज्ञात जगह तेल खत्म होने के चलते गाड़ी खड़ी कर अज्ञात ट्रेन पकड़कर बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ पहुंचा और भटकते भटकते फिर युवक हलियापुर थाना क्षेत्र के हाईवे के पास रात में गश्त कर रहे पुलिस को संदिग्ध हालत में टहलता हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने युवक को थाने में ले गई और युवक काफी डिप्रेशन में था, लेकिन काफी पूछताछ करने के बाद युवक ने मौखिक अपना आधार कार्ड और नंबर बताया, जिसके बाद पुलिस ने युवक के आधार कार्ड को देखकर उसे वापस उनके घर पहुंचा दिया। इसका क्या नाम है? किस तारीख को गुम हुआ था घर से? 13 तारीख को 13/8 को गुम हुआ था सर। हाँ, उसके बाद क्या क्या किया आपने? उसके बाद हमने थाना में आवेदन दिया सर। हाँ। और इधर अगल बगल रिलेशन के यहाँ खोजबीन किया। हाँ। लेकिन नहीं पता चला। अंत में जो है सो यहाँ से साहब से जो है सो पता चला कि जो है सो क्या नाम है थाना का, हलियापुर थाना में जो है सो आपका बच्चा है, यहाँ मिला है, आप अपने बच्चे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।